मैं रोहित चौधरी आज आप सभी को बताने वाला हूँ मुग़ल साम्राज्य के बारे में। बाबर भारत कैसे आया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत में अगर बाहर से आकर किसी ने अपना साम्राज्य फैलाया तो वह है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य ने भारत पर 300 वर्षों से ज़्यादा समय तक राज किया। मुग़ल साम्राज्य के उदय का कारण था मुग़ल सम्राट बाबर। बाबर ने बहुत ही कम समय में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर इनको जड़ तक मजबूत कर दिया था। तो आइए जानते हैं बाबर ने ये कैसे कर दिखाया। पहले मुग़ल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्किस्तान में हुआ था। पिता की असमय मौत से उन पर अपने परिवार की जिम्मेदारी 11 वर्ष की उम्र में ही आ गई थी। उनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज और अपनी मां, जिनका नाम कुतुल निगार खां व चंगेज खान की वंशज थी। बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना जीत तो लिया था, लेकिन बहुत समय तक उस पर राज नहीं कर पाया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। बाबर ने 19 साल की उम्र उस समय का फ़ायदा उठा लिया जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में उन्होंने अफ़गानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उसे पादशाह की उपाधि धारण मिल गई। पादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। इसी के साथ पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को जीत लिया था। आइए जानते हैं भारत में बाबर का आना कैसे हुआ। बाबर मध्य एशिया को कब्जाना चाहता था। उसकी नज़र भारत पर गई तब जब यहाँ की राजनीतिक दशा में बिगड़ी हुई थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। उस समय दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जिस वजह से भारत में राजनीतिक बिखराव था। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो अफ़गानी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस समय जब बाबर दिल्ली पर हमला किया था तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विच्छिन्न बहमानी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के चाचा आलम खां बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन से बेहद प्रभावित थे और वह लोदी के काम से खुश नहीं थे। इसीलिए दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोदी ने मुग़ल सम्राट बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। बाबर ने न्योता खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि बाबर की दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नज़र थी। आइए समझते हैं मुग़ल साम्राज्य के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य के लिए कई युद्ध लड़े। कुछ में वह आसानी से जीता, मगर एक युद्ध ऐसा था जिसमें उसने अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी थी। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। उसने लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की थी। इस दौरान गुस्से में बैठ कुछ अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाया। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी की इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इसी सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में ही अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाती है, जिसे दिल्ली की भी जीत मानेगी। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। साथ ही मुगलों के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई। आइए जानते हैं खानवा का युद्ध क्या था। पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। यह एक ऐसा युद्ध होने वाला था कि इतिहास में यह हमेशा दर्ज हो जाएगा। राणा संग्राम सिंह के साथ इसमें कुछ अफगानी शासक भी जुड़ गए थे। 17 मार्च 1527 में खानवा में 2 विशाल सेना एक दूसरे से टकराई। राजपूतों के पास भारी संख्या में ताकत थी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे और बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा के लोगों को अपने पाले में ले लिया था। राणा सांगा को इस युद्ध में करीब 80 घाव आए थे। वह युद्ध में घायल हो गए थे। उन्होंने उनकी सहयोगी युद्ध से भी किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए। उनके कुछ दिन बाद उनके ही लोगों ने उन्हें जहर देके मार दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दे दी। आइए समझते हैं चंदेरी का युद्ध क्या था।
चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी। आइए समझते हैं घाघरा की लड़ाई। राजपूतों को हराने के बाद बाबर ने अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज कर रहे थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हराया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था जिसे उस समय कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ उसने बहुत लूट मचाई। आइए समझते हैं बाबर के कुछ निजी जीवन के बारे में। बाबर की 11 बेगम थी जिनका नाम आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका, यूरुफाई और गुलनार अगाचा था। बाबर के कुल 20 बच्चे थे। आइए समझते हैं भारत में बाबर ने क्या क्या बनवाए थे। बाबर ने अपने कार्यकाल में सिर्फ युद्ध ही या बस मुगल साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने बनवाए गए कुछ खूबसूरत इमारत। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसे बाबर के पानीपत विजय के प्रतीक के रूप में माना गया, जिसे पानीपत मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अपने सैन्य के प्रमुख सेनापति मीर बांकी की निगरानी में बाबर ने अयोध्या शहर में रामकोट राम मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबर ने जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 1530 में बाबर की मौत किसी बीमारी की वजह से हो गई। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बना दिया गया। आइए कुछ समझते हैं बाबर की रोचक तथ्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। अपनी इस उदारता के कारण उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।